हेलो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन के बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं, घर में भी बहुत हम यूज़ करते हैं सॉल्यूशन को। तो उसी चीज़ को और थोड़ा प्रॉडिफाई करके डिस्कस करना चाहते हैं। इसी सॉल्यूशन को एक पढ़ने का बेटर वे निकालना चाहते हैं, क्योंकि देखो आपके एग्ज़ाम में सॉल्यूशन बेसिकली 7-8 मार्क्स में आता ही है, और उसके भी कुछ मेजर ट्रांसेक्शनल पार्ट है, उनको डिस्कस करेंगे और उनको धीरे धीरे करके अपन ट्रांसेक्शनलाइज करके पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो बेसिक तौर पे सॉल्यूशन को हमको पढ़ना कैसे, सॉल्यूशन को हमको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट पार्ट क्या रहेगा? फर्स्ट पार्ट रहेगा बेसिक्स जो सॉल्यूशंस के, है ना, जैसे सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन के टाइप्स क्या हैं, सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, और सॉल्यूशन किस तरीके से डिवाइस होता है। फिर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को पढ़ने के बाद फिर हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी इन अ सॉल्यूशन। तो इसी के अंदर जो सेकंड पार्ट रहेगा वो रहेगा अबाउट सॉल्युबिलिटी। ओके, सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे क्या? अच्छा, सॉल्युबिलिटी के बाद ये ना एक छोटा सा पार्ट हो रहा है, वो है हेनरीज लॉ, जो सॉल्युबिलिटी पे ही करस्पॉन्डिंग डिपेंडेंस शो करता है। ओके, देन विल बी स्टडीइंग अबाउट सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है अपना राउल्ट्स लॉ, और राउल्ट्स लॉ से निकलता है 2 टाइप के सॉल्यूशंस, है ना, उनको भी डिस्कस करेंगे। इधर ही एक छोटा सा पार्ट हो जाएगा एजियोट्रॉप्स। ठीक है, तो ये 3 सेक्शन इधर होंगे, एंड देन लास्ट पार्ट जो है अपना वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो बेसिकली जो होना जाना है या आना जाना है वो सब 90% तो यहीं से आएगा पेपर में, 100% गारंटी होती है ना। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप पेपर देखिए आप समझ में आएगा, गारंटी यही होती है कि जो 7-8 नंबर आना है उनमें से 4-5 मार्क्स का लमसम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और वांटा फैक्टर से ही जनरेट करते हैं वो पेपर, एज पर द लास्ट 10 years पेपर जो मैं देखता आ रहा हूँ, जो मैं समझता आ रहा हूँ उसके हिसाब से। ठीक है, तो बेसिकली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और वांटा फैक्टर हमारे इंपॉर्टेंट रहते हैं। हम ये वाली चीज़ तो हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस में भी देख सकते हैं। ठीक है, बट देयर इज ऑल्सो स्लाइट बिट ऑफ इम्पोर्टेंस, बिकॉज जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की इंपॉर्टेंस होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस वजह से बनती है, बिकॉज इसका बेसिक्स इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में लगता है। तो बेसिकली इफ वी आर नॉट स्टडिंग दिस पार्ट तो हम इसके कंसिडरेशन में ज़्यादा आउटपुट नहीं ला पाते। ठीक है, तो बेसिक हमको पढ़ना पड़ता है। ओके, वी विल बी स्टडिंग अबाउट दिस एंड देन विल बी कैरिंग विद। तो फर्स्ट पार्ट will be dealing this, second part will be dealing this, third part will be dealing this. ओके, तो सॉल्यूशन के हमारे 3 पार्ट रहेंगे, 3 वीडियोस रहेंगी फॉर सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट में हम बेसिक्स, सॉल्युबिलिटी और हेनरीज लॉ देखेंगे। सेकंड पार्ट में राउल्ट्स लॉ, आइडियल गैस, नॉन आइडियल गैस देखेंगे, एजियोट्रॉप देखेंगे। थर्ड पार्ट में हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और वांटा फैक्टर देखेंगे। आपको बने रहना पड़ेगा तीनों वीडियोस के लिए, तभी हम सॉल्यूशन पे महारत हासिल कर पाएंगे। और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ रहेगी कि जब अपन पढ़ रहे होंगे तो सॉल्यूशन के साथ क्वेश्चंस को भी ट्राई करना स्टार्ट करेंगे, और जो भी आपको डाउट आएगा वो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसको मैं एज सून एज सॉल्व करके आपको देने की कोशिश करूँगा। ओके, तो विल बी स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज बेसिक्स, सॉल्युबिलिटी एंड हेनरीज लॉ। ओके, तो पार्ट 1 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं बेसिक्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर है जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड को मिक्स करते हैं, और वो कंपाउंड आपस में रिएक्ट नहीं करने चाहिए। तो जब ऐसा कुछ टाइप का मटेरियल कंपोनेंट बनाया जाता है, उस कंपोनेंट को अपन क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे शुगर सॉल्यूशन, चीनी और पानी का घोल। जब चीनी पानी के अंदर घुलती है तो उसे सॉल्यूशन कहा जाता है। जो बन के आया वो मेरे पास सॉल्यूशन है। उसको हमने होमोजीनियस क्यों कहा? हमने रेत और पानी के मिक्सचर को होमोजीनियस क्यों नहीं कहा? उसको हम सॉल्यूशन क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि जब चीनी और पानी के घोल को घोलते हैं तो चीनी सॉलिड में होती है ना, आपको क्यूब्स दिखाई देते हैं। जब वो पानी में घुल जाती है तो आप क्या देखोगे, जैसे ही सॉल्यूशन बनना चालू होता है उस टाइम पर आपको दिखेगा कि चीनी और पानी में डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है।
आप बिल्कुल भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते चीनी और पानी को। वो एक परफेक्ट मटेरियल बन के, एक परफेक्ट कंपोनेंट बन के आ गया है। लेकिन रेत और पानी को जैसे ही मिक्स करोगे तो रेत को अलग देख सकते हो आप, पानी को अलग देख सकते हो। तो वो मटेरियल जो डिफरेंशिएट किया जा सकता हो, जो अलग अलग किया जा सकता हो, उसे अपन क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मटेरियल। और जो डिफरेंशिएट ना किया जा सके, जो बिल्कुल एक हो जाते हैं कंपोनेंट आफ्टर फॉर्मिंग अ पर्टिकुलर कंपाउंड, आफ्टर फॉर्मिंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ मिक्सचर, उस मिक्सचर को अपन कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन वो होमोजीनियस मिक्सचर है जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा अधिक कंपाउंड्स को आपस में मिक्स किया जाता है, और मिक्स करने के बाद जो हमारे पास आउटपुट आता है, जो भी कंपोनेंट हमारे पास आता है, वो क्या कहलाता है? सॉल्यूशन। और क्या आपको कंडीशन रखनी है? कंडीशन ये रहती है कि वो आपस में रिएक्ट नहीं करने चाहिए। ओके, तो हाँ, ये कुछ डेफिनेशन थी जो हमको सॉल्यूशन के बारे में बताती। अब सॉल्यूशन के कंपोनेंट क्या क्या है? सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। एक वो जो घुलेगा, एक वो जिसके अंदर घुलेगा। ठीक है, तो द थिंग विच विल गेट डिसॉल्व, जो भी चीज घुलेगी वो क्या कहलाती है? सॉल्यूट। और जिसके अंदर घुलेगी वो क्या कहलाती है? सॉल्वेंट। जैसे एग्जांपल लेते हैं शुगर सॉल्यूशन का, तो इसके अंदर जो शुगर है वो क्या है? सॉल्यूट है, और इसके अंदर जो पानी है वो क्या है? सॉल्वेंट है। चीनी पानी के अंदर घुलती है, तो जो घुली वो चीनी, चीनी इज सॉल्यूट, और जो जिसके अंदर घुली विच इज पानी, तो वो सॉल्वेंट। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ बेसिक, ये वाली बातें जो बच्चे जानते हैं, 9th क्लास में ये चैप्टर था, चैप्टर नहीं ये टॉपिक था, उधर से बच्चे जानते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा और बेसिक आउटपुट अपन पढ़ लेते हैं। जो नहीं जानते हैं बच्चे, जो 11th क्लास 12th क्लास में आपको समझाया जाता है वो समझेंगे। ठीक है, सॉल्यूट क्या होता है? एनसीईआरटी कहती है कि सॉल्यूट वो है जो प्रेजेंट होगा लेसर अमाउंट के अंदर। बट ये बात ऑलवेज ट्रू नहीं है बच्चों, ऑलवेज ये वाली बात ट्रू नहीं होती, बिकॉज समटाइम्स सॉल्यूट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट। जैसे एग्जांपल के तौर पर 95.6% अल्कोहल इन वाटर इट इज अ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, और ये एनसीईआरटी का ही डेटा है। ठीक है, तो इसके अंदर हमको ये बताया गया कि 95.6% अल्कोहल है जो पानी के अंदर घुला हुआ है। लेट्स से परसेंटेज का मामला है तो 100 ग्राम हम सॉल्यूशन लेते हैं, उसके अंदर सॉल्यूट कितना है? 95.6 मींस 100, टोटल अमाउंट 100 है, उसके अंदर 95.6 ग्राम केवल अल्कोहल है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ml अल्कोहल है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो सॉल्यूट है वो काफी ज्यादा अमाउंट में है। तो ये बात हम हमेशा नहीं बोलेंगे, तो इसलिए मैंने एक टर्म ऐड किया है, जनरली। तो याद रखना है, जनरली सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट वेयर एज सॉल्वेंट आर प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट। ओके, तो एक कंपोनेंट हमको ये याद रखना है, बिकॉज ये असर्शन रीजन का पार्ट बन चुका है ऑलरेडी। ओके, अगला है कि सॉल्यूट की वजह से सॉल्यूशन में क्या चेंज आता है। तो सॉल्यूट की वजह से सॉल्यूट की वजह से सॉल्यूशन में क्या चेंज आता है? तो सॉल्यूट की वजह से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन चेंज होता है। याद रखिएगा, जैसे एक गिलास पानी, उसके अंदर चीनी डाली 1 चम्मच, तो हमको थोड़ा मीठा लगा, फिर दूसरी चम्मच डालेंगे तो और मीठा लगेगा, फिर तीसरी चम्मच तो और मीठा लगेगा, तो मिठास धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अब मिठास का करस्पॉन्डिंग टर्म इन टर्म्स ऑफ मेजरेबल क्वांटिटी हमारे पास क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन। तो व्हाट वी आर सेइंग इज, हम क्या कहना चाह रहे हैं इस बात से कि जैसे ही हम सॉल्यूट को बढ़ाते जा रहे हैं तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। ये क्या बता रहा है हमको? ये बता रहा है कि आप सॉल्यूशन, आप पी तो सॉल्यूशन ही रहे हैं ना, लेकिन आप बढ़ा क्या रहे हैं? सॉल्यूट। तो सॉल्यूट के बढ़ने से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन चेंज आया। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में चेंज क्यों आया है? बिकॉज इट करस्पॉन्ड्स टू इट। ठीक है, तो सॉल्यूट के चेंज करने से क्या चेंज होती है? सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन। अब बात करते हैं इसी तरीके से सॉल्वेंट के बारे में। तो सॉल्वेंट का क्या नेचर है? सॉल्वेंट हमेशा करस्पॉन्ड करती है स्टेट ऑफ सॉल्यूशन को, स्टेट या फेज कह सकते हैं हम। स्टेट ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि जैसे आपका सॉल्यूशन जो भी है उसके अंदर जो भी स्टेट में आपका सॉल्वेंट होगा वही स्टेट किसकी होगी? सॉल्यूशन की। जैसे एग्जांपल के तौर पर शुगर सॉल्यूशन का एग्जांपल लेते हैं, चलो थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन का। सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर सॉल्ट क्या है? आपका सॉल्यूट है, वेरएज सॉल्वेंट कौन है? पानी। तो पानी की स्टेट क्या है? लिक्विड। और सॉल्ट और वाटर को मिक्स कर देते हैं तब उसकी भी स्टेट क्या होती है? लिक्विड। इसका मतलब क्या है? जो भी स्टेट रहेगी सॉल्वेंट की वही स्टेट रहेगी सॉल्यूशन की। तो ये बात हमको समझाता है कि क्या करस्पॉन्डिंग नेचर है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। सॉल्यूट हमेशा कॉन्सेंट्रेशन को बताएगा, वेयरएज सॉल्वेंट हमेशा स्टेट ऑफ सॉल्यूशन को बताएगा। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको याद रखिए, इसको समझिए। ठीक है, विल बी कंटिन्यू विद द अदर पार्ट।
जो कि रहेगा हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ आपके सॉल्वेंट्स स्टेट। हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या है, या सॉल्यूशन की स्टेट हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या है, 3 है। पहला है सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरा रहेगा लिक्विड सॉल्यूशन एंड तीसरा रहेगा गैसियस सॉल्यूशन। अच्छा, इसके लिए इसके अंदर कॉमन क्या है, कॉमन है बेटा इनमें सॉल्वेंट की स्टेट। इनमें जब आप बात करेंगे सॉलिड सॉल्यूशन की, तो आप देखेंगे कि हमेशा जो भी कंपोनेंट की बात करें इनके अंदर, हमेशा सॉल्वेंट की स्टेट क्या रहेगी, सॉलिड ही रहेगी। तो ये बताता है कि हमारा जो भी सॉलिड सॉल्यूशन बन रहा है वो किसके एस्पेक्ट बन रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट स्टेट। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे सॉलिड इन सॉलिड, फिर लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड। इसी तरीके से लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर क्या कॉमन रहेगा, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड गैस इन liquid, and similar goes for gaseous solution, solid in gas, liquid in gas and gas in gas। इस तरीके से आपके 3 डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन होते हैं और उनके एस्पेक्ट्स होते हैं। मेन इंपॉर्टेंट बात जो आपको मतलब रहना चाहिए कि पढ़ना क्या है सर, तो पढ़ना है लिक्विड सॉल्यूशन को, क्योंकि आपका चैप्टर किसको डिस्कस करेगा आज के बाद, बस इससे आगे जब भी अपन पढ़ेंगे अपन लिक्विड सॉल्यूशन को ही डिस्कस करेंगे, सॉलिड लिक्विड को, लिक्विड लिक्विड को, गैस लिक्विड को, तो बस यही डिस्कस करेंगे हम। मैं सॉलिड सॉल्यूशन और गैसेस सॉल्यूशन को बिल्कुल स्किप कर देना है, तो हमारा जो मेन एस्पेक्ट रहेगा वो रहेगा लिक्विड सॉल्यूशन। ओके, हाँ, तो अब बात करेंगे लिक्विड सॉल्यूशन की। लिक्विड सॉल्यूशन हमारे पास 3 टाइप के हैं, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड। ठीक है, तो अब घुलने की बात करेंगे, घुलने की मीन्स सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे। तो व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी हम पढ़ेंगे लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर, यही हमारा मेजर एस्पेक्ट है इस चैप्टर में, सॉल्युबिलिटी के बारे में सीखना है। तो सॉल्युबिलिटी बात करेंगे फॉर लिक्विड सॉल्यूशन, तो उससे पहले हमें सॉल्युबिलिटी पता तो होनी चाहिए क्या होता है। तो सॉल्युबिलिटी होती है कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम सॉल्यूट हमारा 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर घुल सकता है किसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर। क्या बोल रहे हैं, कितना मैक्सिमम सॉल्यूट को आप सॉल्वेंट 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर घोल सकते हो एट एसटीपी। ये आईयूपीएससी की दी हुई स्पेशल ऑथेंटिक डेफिनेशन है फॉर सॉल्युबिलिटी। वही लिखा है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट एसटीपी इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। ओके, तो बेसिकली वी आर डिस्कसिंग अबाउट सॉल्युबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ आईयूपीएससी's ऑथेंटिकल डेफिनेशन। ठीक है, अब सॉल्युबिलिटी को क्या है ना, जब अपन बात करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन में तो अलग अलग टर्मिनोलॉजी से यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे व्हेन वी आर डिस्कसिंग सॉलिड इन लिक्विड, जब हम सॉलिड इन लिक्विड वाला सॉल्यूशन देखते हैं तो हम इसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी जो है। जब अपन लिक्विड इन लिक्विड को देखते हैं, ये भी एक लिक्विड सॉल्यूशन है, क्योंकि जब भी लिक्विड सॉल्वेंट होगा सॉल्यूशन कैसा होगा, लिक्विड ही होगा। तो लिक्विड इन लिक्विड को देखते हैं तो इसको बोला जाता है मिसिबिलिटी। आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में भी था, है ना, हाउ टू सेपरेट 2 मिसिबल लिक्विड्स, ऑयल को पानी से सेपरेट कैसे किया जाता है, तो वो मिसिबल लिक्विड्स है ना, और इमिसिबल लिक्विड्स। तो इस तरीके से आपका है ना वहां पर टर्म आया था। तो आपको याद रखना है कि जब भी अपन लिक्विड इन लिक्विड को बात करते हैं तो उसे मिसिबिलिटी बोला जाता है वो सॉल्युबिलिटी ही, बट सिंस द मटेरियल और द सॉल्यूट कंपोनेंट हैज चेंज, तो उसमें टर्मिनोलॉजी डिफरेंट कर दी गई है। तो लिक्विड इन लिक्विड को बोलते हैं मिसिबिलिटी। जब हम बात करते हैं गैस इन लिक्विड की तो उसे बोला जाता है डिसोल्यूशन। ओके, तो हमारे पास 3 डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूट ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो सॉलिड इन लिक्विड को बोलेंगे सॉल्युबिलिटी, लिक्विड इन लिक्विड को बोलेंगे मिसिबिलिटी, और जब गैस इन लिक्विड की बात करेंगे तो उसे बोला जाता है डिसोल्यूशन। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे अपन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स।
जब भी अपन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स को डिस्कस करेंगे तो दो चीजें हमेशा दिमाग में आएंगी, और इनके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है तो इसलिए ध्यान रखिएगा। एमसीक्यू बना हुआ है आपका पेपर में, इसलिए इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से सोच के रखिएगा। दो टाइप के सॉल्यूशन बनते हैं, एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। ओके, जैसे आपने पढ़ा था ना सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसी तरीके से यहाँ 12th क्लास में सॉल्यूशन को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। जब सॉलिड एंड लिक्विड की बात कर रहे हो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए, नमक को पानी में मिक्स करते हैं, ठीक है। अब नमक एक सॉलिड है, सॉलिड क्रिस्टल्स है नमक के, पानी लिया, एक ग्लास के अंदर हमने पानी लिया और नमक डाला, नमक घोला, वो घुल गया, ठीक है। तो अभी क्या है, क्या ये आपका सॉल्यूशन बना है? अभी सॉल्यूशन नहीं बना है। सॉल्यूशन कब बनता है? सॉल्यूशन जब बनता है जब वो आगे सॉल्यूट को घोलना बंद कर दे, ठीक है। जब वो ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट को घोलना बंद कर दे, जब वो मैक्सिमम अमाउंट रीच हो जाता है, जब अब आगे सॉल्यूट घुलना बंद हो जाए, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे सॉल्यूशन बनता है। तो इसी बात को समझाने के लिए एक टर्म दिया गया जिसे कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है? जब when no more of a solute is able to dissolve in a solvent, जब कोई भी सॉल्यूट आगे अब डिसॉल्व नहीं हो सकता किसी सॉल्वेंट के अंदर, उस पॉइंट को कहा जाता है सैचुरेशन पॉइंट। और सैचुरेशन पॉइंट के बाद जो सॉल्यूशन बनता है उसे क्या कहते हैं अपन? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोला? जब सॉल्यूट घुलना बंद करते तो उसे क्या कहते हैं? जब सॉल्यूट घुलना बंद कर दे सॉल्वेंट के अंदर, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? सैचुरेशन पॉइंट। और उस पॉइंट के बाद जो सॉल्यूशन बनता है उसे कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अगर सॉल्यूट घुल रहा है, सॉल्यूट घुलते जा रहा है आपके सॉल्वेंट के अंदर, तो उसका मतलब क्या है कि अभी आप और सॉल्यूट को घोल सकते हैं। तो उस टाइम पे उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को क्या कहा जाएगा? अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो जब सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, एंड व्हेन नो मोर ऑफ अ सॉल्यूट इज एबल टू डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और हमेशा याद रखिए इन दोनों के अंदर डिवीजन पॉइंट क्या रहेगा? सैचुरेटेड पॉइंट। जैसे ही सैचुरेटेड पॉइंट आएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। तो क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसके बाद अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन सैचुरेटेड में चेंज हो जाते हैं? तो द आंसर विल बी सैचुरेटेड पॉइंट या सैचुरेशन पॉइंट। ओके, तो अपन आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, द फैक्टर्स व्हिच विल बी अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। और हमारे पास दो ही फैक्टर हैं जनरली जो हम डिस्कस करते हैं, एक टेम्परेचर, एक प्रेशर। तो उसको आगे से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर को। तो अब हमारा सबसे पहले हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड के अंदर फैक्टर्स। तो हमारे पास दो ही फैक्टर थे, जैसे बोला था, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो टेम्परेचर के अंदर सबसे पहला केस आता है बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शंस का, जो जनरली सॉलिड एंड लिक्विड्स के होते हैं। और ये कैसे आपस में रिलेवेंट है ये हम आइडियल नॉन आइडियल में समझेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बेसिस पे। बेसिकली अभी याद रखना है कि दो केसेस हैं टेम्परेचर के अंदर, फर्स्ट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, सेकंड वन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन जनरली सॉलिड एंड लिक्विड्स में देखा जाता है, whereas एक्सोथर्मिक रिएक्शन गैस एंड लिक्विड्स में देखा जाता है। वही मेरे रिलेवेंट हमारे जो पढ़ने के पैटर्न से हुआ है। तो याद रखिए whenever the एंडोथर्मिक रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, उस समय टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी होता है। जनरली सॉलिड एंड लिक्विड्स एंडोथर्मिक रिएक्शन शो करते हैं, तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी होगा। एग्जांपल के तौर पर मैं बात करूं तो चीनी जब पानी में मिक्स की जाती है, तो जब चीनी घुलना बंद हो जाती है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। तो अगर मुझे और चीनी या और शुगर मुझे घोलनी हो वाटर में, तो व्हाट आई हैव टू डू इज मैं उसको हीट करता हूँ। तो हीट करने से मेरी और चीनी घुलना चालू हो जाती है। जानते हैं ना सब लोग, यही जो चाय बनाते समय हम रोल प्ले करते हैं, वही सेम चीज हमको ध्यान में रखना, ठीक है। तो जो टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी होता है इन केस ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस। जब वही प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो जाता है तो गैस एंड लिक्विड, जैसे कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल CO2 एंड फ्लेवर्ड वाटर जो कोल्ड ड्रिंक होती है उसका एग्जांपल, उस केस में टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी होता है। आप जानते होंगे क्या आपको कोल्ड ड्रिंक पीते टाइम या कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए आपको क्या उसको गर्म करना पड़ता है या ठंडा, है ना? हमको उसको ठंडा करके ही पीना पड़ता है ताकि CO2 ज़्यादा मिक्स हो जाए वाटर के अंदर। तो टेम्परेचर को हमको क्या करना पड़ता है? गिराना पड़ता है ताकि सॉल्युबिलिटी क्या हो जाए? बढ़ जाए। तो याद रखिए हम जब कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उसे ठंडा करके पीते हैं, क्योंकि वो कैसा सॉल्यूशन है? गैस में लिक्विड का। और जब अपन बात करते हैं, है ना, चीनी पानी के घोल की, तो उस टाइम पे वो कैसा मिक्सचर होता है? सॉलिड एंड लिक्विड्स का।
ओके, नाउ द सेकंड फैक्टर इज प्रेशर। प्रेशर का कोई भी रोल नहीं होता सॉलिड एंड लिक्विड की सॉल्युबिलिटी में। क्यों नहीं होता? क्योंकि सॉलिड आर एक्सट्रीमली इनकम्प्रेसिबल। इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। इनकम्प्रेसिबल का मतलब उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, है ना। और लिक्विड थोड़े बहुत ही कंप्रेस होते हैं, ज्यादा कंप्रेस नहीं होते। तो बेसिकली सॉलिड एंड लिक्विड, एंड लिक्विड की बात करें तो ये क्या है, इनकम्प्रेसिबल है। यही रीजन होता है कि प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। अब बात करते हैं हम सॉलिड सॉलिबिलिटी ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड। तो जो सॉलिड एंड लिक्विड की होती है वही सिमिलर पैटर्न देखा गया लिक्विड एंड लिक्विड्स में। तो सबने सोचा कि जो लिक्विड एंड लिक्विड में है वही सॉलिड एंड लिक्विड में है, तो वही गैस एंड लिक्विड में होगा। तो सेम जनरलाइजेशन सबने मान लिया और इसको एज इट इज छोड़ दिया। बट वहां पर एक साइंटिस्ट आया जिनका नाम है हेनरी। उन्होंने इस मिथ को तोड़ा कि गैस एंड लिक्विड इज समवट डिफरेंट फ्रॉम सॉलिड एंड लिक्विड। ओके, तो गैस एंड लिक्विड इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जब अपन सॉलिबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड देखेंगे तो सॉलिडिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड में हम क्या देखेंगे कि वो क्या एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, इसलिए टेम्परेचर की जो सॉलिबिलिटी के साथ रिलेशन है वो क्या हो जाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है। तो वो अपन वहाँ देखेंगे। लेकिन हेनरी ने क्या करा, हेनरी ने एक प्रेशर की इम्पैक्ट को चेंज कर दिया। ओके, तो अपन पढ़ने वाले हैं हेनरीज लॉ। तो हेनरी ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है कि जो सॉलिड एंड लिक्विड में होता है वही लिक्विड एंड लिक्विड में होता है, वही गैस एंड लिक्विड में होता है। देयर इज समथिंग डिफरेंट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड। क्या डिफरेंट है? उसने ये एप्लीकेबल, अच्छा उसने ये लॉ दिया, वो हम समझेंगे। उसने उससे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसको थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं क्योंकि इससे केस स्टडी बनने का चांसेस होते हैं, इससे क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। तो पहले उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो हेनरी लॉ एप्लीकेबल है ओनली किस केस में, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड के केस में। तो ये बात याद रखना, इट इज ओनली एप्लीकेबल इन गैस एंड लिक्विड। ओके, तो एक्सपेरिमेंट क्या किया उसने, क्या करा, एक क्लोज वेसल लिया, उस क्लोज वेसल के जो डाउन साइड है उसने एक सॉल्वेंट भर दिया, मान लेते हैं वाटर भर दिया उसमें अंदर, ठीक है, और यहाँ एक गैस भर दी उसमें और उसको ऊपर से क्लोज कर दिया और ऊपर से एक पिस्टन लगा दिया कि जरूरत पड़े तब। ओके, अब हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं जो भी गैस के मॉलिक्यूल कांटेक्ट में होंगे किसके, सरफेस ऑफ द लिक्विड के, वही क्या करते हैं, सॉल्युबल होते हैं, वही डिसोल्यूट करते हैं। यहाँ पे सॉल्युबिलिटी की जगह पे अपन अगर बेस्ट टर्म लिखे, मैंने जानबूझ के सॉल्युबिलिटी लिखा था ताकि मैं आपको दोबारा से रिवाइज करा सकूं कि सॉल्युबिलिटी और डिसोल्यूशन में अंतर क्या होता है। तो अपन गैस और लिक्विड की बात करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, डिसोल्यूशन, याद रहे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस जो कांटेक्ट में है किसके, सरफेस ऑफ द लिक्विड के, गैस के वो मॉलिक्यूल जो किस कांटेक्ट में, सरफेस ऑफ द लिक्विड में, वही बोलेंगे, वही डिसोल्यूट करेंगे। ये हमारा एकदम सिंपल नोशन, ठीक है। हमको ये याद रखना है कि जो भी मॉलिक्यूल आते हैं गैस के कांटेक्ट में, सरफेस के कांटेक्ट में लिक्विड के, वो हमेशा बोलते हैं, वही डिसोल्यूशन शो करते हैं। ओके, तो उसने ये एक्सपेरिमेंट किया, उसने क्या करा, उसने बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर लगाना चालू किया, पिस्टन को दबाना चालू किया। अब पिस्टन धीरे धीरे दबने चालू हुई, पिस्टन नीचे आएगी, पिस्टन नीचे आएगी, पिस्टन नीचे आएगी तो बेटा क्या होगा, ये जो गैस के मॉलिक्यूल है वो भी नीचे आएंगे, फिर और पिस्टन को वो नीचे लेके आया। तो जैसे उसने प्रेशर बढ़ाया, जैसे उसने एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाना चालू किया, उसने देखा कि गैस के मॉलिक्यूल नीचे की तरफ जा रहे हैं। अगर गैस के मॉलिक्यूल नीचे की तरफ जा रहे हैं तो ज्यादा नंबर ऑफ गैस के मॉलिक्यूल आप किसके कांटेक्ट में आने चालू हो जाएंगे, सरफेस ऑफ लिक्विड के, क्योंकि दबाव पड़ रहा है नीचे की तरफ, प्रेशर नीचे की तरफ पड़ रहा है, तो ये गैस के मॉलिक्यूल नीचे की तरफ आएंगे। और गैस के मॉलिक्यूल अगर नीचे की तरफ आएंगे तो जो सरफेस ऑफ द लिक्विड पे जो पहले कम नंबर ऑफ मोल्स थे कांटेक्ट में सरफेस ऑफ द लिक्विड के, अब वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। मींस जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे आप क्या देखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस विच इज इन कांटेक्ट विद द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ये भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। अगर ये इंक्रीज होंगे तो क्या बढ़ेगा, डिसोल्यूशन बढ़ेगा, मींस सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो इस बात को हमने कैसे समझाया, इस बात को समझाया हमने प्रेशर के थ्रू। तो हमने नहीं, मींस हेनरी ने समझाया, हेनरी ने क्या बोला, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे जो नंबर ऑफ मोल्स है, विच मींस कि वो बात कर रहा है मोल फ्रैक्शन की, नंबर ऑफ मोल्स या मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस जो भी रहेगा विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, ठीक है, वो बढ़ता है। और वो बढ़ता है तो क्या बढ़ती है, हमारी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है। तो इस तरीके से उसने एक संबंध बिठाया और इसी को उसने एक लॉ का नाम दिया। उसने बोला कि प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होता है। और जैसे ही प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होता है तो उसको प्रोपोर्शनलिटी हटाना पड़ा, और प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो उसने क्या लगाया, अपना एक कांस्टेंट दिया विच इज KH, है ना, एंड दिस KH इज कॉल्ड हेनरीज
कांस्टेंट। जैसे क्या कहा उसने, एक हेनरीज कांस्टेंट हो, ठीक है। और इस कांस्टेंट को बता के उसने हेनरी लॉ के बारे में पूरा का पूरा एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम समझा दिया कि हाउ द थिंग इज गोज ऑन, एंड ऐसा नहीं है कि सब कुछ सिमिलर रहेगा, इट इज समवट डिफरेंट फॉर जैसे। तो अब अगला पार्ट है एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ में सबसे पहला पार्ट आता है कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक के बारे में तुम जानते ही हैं, कोल्ड ड्रिंक को हम ठंडा करते हैं, है ना, तभी उसकी सॉल्युबिलिटी, तभी उसमें मजा आता है, क्योंकि तभी जो CO2 है वो उसमें घुलती है। तो टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, और ये वाली बात भी के थ्रू ही जनरली निकलती है। प्रेशर का चेंज हो, प्रेशर इंक्रीज होता है तो अपने पास प्रेशर इंक्रीज होता है, तभी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो ये दो चीज़ें हम जानते हैं कोल्ड ड्रिंक के बारे में। तो प्रेशर वाला जो चेंज है वो हेनरी के थ्रू होता है, और टेम्परेचर का हम जानते हैं। ये दो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला माउंटेनियरिंग। जब माउंटेन पे कोई भी चढ़ता है, जब माउंटेन पे जाता है तो प्रेशर क्या होने लग जाता है बेटा, लो हो जाता है। और प्रेशर लो होता है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड वो डिक्रीज होने लग जाती है, क्योंकि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी है ना, बेस्ड ऑन हेनरी लॉ। इस सिचुएशन को कहते हैं, इस मेडिकल कंडीशन को कहता है एनॉक्सिया, ठीक है। जब ऑक्सीजन की ब्लड में कमी होने लग जाए उसे कहते हैं एनॉक्सिया। तो क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज एनॉक्सिया, तो आपको आंसर देना है ना, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। तो वो क्या हो जाए, डिक्रीज होने लग जाए, डेफिशिएंसी होने लग जाए, उसे कहते हैं एनॉक्सिया, ठीक है। अब ये होगा तो क्या होगा, ब्लड हमारा जो ब्रेन है वो सिग्नल पहुंचाएगा हार्ट को कि भाई ऑक्सीजन नहीं पहुंचा रहे हो तुम बॉडी में ऑर्गन्स तक, सेल स्ट्राइक्स पे चले गए। तो उन्होंने बोला कि अरे ठीक 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 मैं देखता हूँ, तो हार्ट है ना ब्लड प्रेशर तेज कर देगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर देगा, और ब्लड बहुत तेज 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 जाने लग जाएगा। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो जो छोटी छोटी हमारी कैपिलरीज है वो क्या होने लग जाएंगी, एक समय पे आने के बाद ज़्यादा ब्लड प्रेशर की वजह से फटने लग जाएंगी, है ना, कैपिलरी से ब्लड आने लग जाएगा। इसलिए हम कभी और देखते हैं कि माउंटेन पे जाके लोगों के कान से नाक से ब्लड आना चालू हो जाता है, क्योंकि छोटी छोटी कैपिलरीज पे होती हैं वो रप्चर करता है, ठीक है। दूसरा क्या होगा, हाइपरटेंशन होगा। ब्रेन में जो हमारी डूरा मैटर नाम से जो लेयर होती है उसमें बहुत तेज तेज ब्लड बहेगा, तो हाइपरटेंशन वाली कंडीशन क्रिएट होगी, उसकी वजह से है ना चक्कर आना, डिजीनेस वगैरह ये सब चालू हो जाएगा। इस पूरी कंडीशन को कहा जाता है माउंटेन सिकनेस, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है। इससे बचा कैसे जाए, तो जब डॉक्टर को दवाइयाँ देता है तो वो क्या देखता है, यहाँ पर बेटा वैसो कंस्ट्रक्शन हो गया था, आपकी जो वेसल्स हैं वो पतली पतली हो गई थी, तो वो एक वैसो डायलेटर दे देता है। तो वैसो डायलेटर क्या करेगा, जो ब्लड प्रेशर जो बढ़ गया था है ना वो क्या हो जाएगा, कम कर देगा। और थोड़े ऐसे टाइम पे आप लोगों को दवाइयाँ लेनी चाहिए जो माउंटेन वगैरह पे जाते हैं, जो नॉट ज़्यादा यूज टू नहीं है, ठीक है। तो ये माउंटेनिंग वाला केस है। दूसरा है स्कूबा डाइविंग, ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्कूबा डाइवर क्या करता है, वो स्कूबा डाइवर है ना जो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके पानी में अंदर डिप करते हैं, है ना। अब पानी में अंदर जाओगे तो डेप्थ में जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो सॉलिडिटी ऑफ ऑक्सीजन और जो एयर जो उसमें भरी हुई है वो अंदर जाएगी, तो वो और ब्लड में मिक्स होगी और ज़्यादा बढ़ेगी। अब ये तो हम जानते हैं, जाते टाइम तो और मजा आएगा सर, सॉलिडिटी बढ़ गई, ये तो अच्छी बात है ना, ऑक्सीजन ज़्यादा मिल रही है सेल्स को, अच्छी बात तो है। लेकिन क्या पानी के अंदर ही रहेगा वो, किसी ना किसी दिन तो बाहर आएगा। मेरे हिसाब से वो उसी दिन बाहर आएगा कुछ घंटों के बाद मछलियों को देख दाख के। और जब वो बाहर आएगा तो उस टाइम पे क्या होगा, प्रेशर कम होना चालू होगा। प्रेशर कम होना चालू होगा तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होना चालू होगी, और इतनी एब्रप्टली डिक्रीज होगी कि वो जो ऑक्सीजन, जो नाइट्रोजन और जो गैसेज वो मिक्स जो घुल गई थी ड्यू टू हाई प्रेशर, वो क्या हो जाएंगी, वो दो बबल्स की फॉर्म में निकलना चालू होंगी। और उसमें क्या होगा, जो नाइट्रोजन है, आपको पता ही है एयर के अंदर 78% है, तो जो नाइट्रोजन की बबल्स बनेंगे बॉडी के अंदर, उनकी कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। और वो नाइट्रोजन के बबल्स जो होते हैं ना, वो हमारे नर्वस सिस्टम को ब्रेक डाउन कर देते हैं, वो नर्वस सिस्टम की जो नर्व इम्पल्सेस होते हैं उनको प्रॉपरली वर्क नहीं करने देते। अब उस कंडीशन को कहा जाता है बेंड्स। जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ब्लड इंक्रीज हो जाता है तो वो क्या करता है, इंटरफेयर करने लग जाता है हमारे नर्व इम्पल्सेस के साथ, और नर्व ब्रेकडाउन के रूप में वो रिजल्ट करता है। ऐसी कंडीशन को कहा जाता है बेंड्स। और ये बेंड्स अगर पानी में अंडर वाटर होने लग जाएंगे तो क्या होगा, आप समझ सकते हैं दोस्तों कि है ना, देयर में बी एक चांसेस कि आप सोचिए ना कि आप स्विमिंग करने के लिए क्या चाहिए आपको, हाथ और पैर। आप है ना जब पानी में स्विमिंग कर रहे हैं और हाथों पैर ही ढंग से नहीं चला पा रहे हैं तो स्विमिंग कर पाएंगे आप, नहीं कर पाएंगे, और मे बी आप ड्रोन हो जाए और है ना वहीं आपकी डेथ हो जाए। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ा। और इस बारे में कैसे पता चला हमें, हेनरीज के थ्रू भी पता चला, क्योंकि हेनरी ने बताया प्रेशर सॉल्युबिलिटी का रिलेशन।
अच्छा कैसे इसको दूर किया जाए? तो सारी कॉज जो भी सारी जो दिक्कत की जड़ क्या थी, वो नाइट्रोजन ही तो है। तो अगर हम ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर जो नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन है उसको कम कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हमारा अप्रोक्सीमेट ठीक हो जाएगा। तो वही हम करते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर में, हम क्या करते हैं, एक हल्की और एक नॉन रिएक्टिव गैस को ऐड कर देते हैं और नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन को कम कर देते हैं। तो वो गैस का नाम है हीलियम। हम कुछ परसेंटेज 11-12% हीलियम को ऐड करा देते हैं, 11.1 था 4 था, वो ऐड करा देते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन कम हो जाती है। तो जब अपन बाहर आ रहे होते हैं तो जो बबल्स जितनी कॉन्सेंट्रेशन में होनी चाहिए जिसकी वजह से बैंड्स प्रोड्यूस होते हैं उतनी कॉन्सेंट्रेशन में नहीं होते और आसानी से हमारा जो स्कूबा डाइवर है वो कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद जाना और आना कर पाता है। ठीक है, तो दैट इज हाउ 3 एप्लीकेशन हमारी डील करते हैं। तो क्वेश्चन आपके एनोक्सिया पे बनेगा, क्वेश्चन आपका बेंड्स पे बनेगा, क्वेश्चन आपका कोल्ड ड्रिंक के है ना प्रेशर वगैरह की चीजेस पे बनेगा और बाकी आपकी नॉलेज है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपके एप्लीकेशन है हेनरीज लॉ। ठीक है, ट्यून फॉर पार्ट 2 विल बी कमिंग, है ना, और वहाँ हम पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ, उसके आगे के चेंजेस को। थैंक यू।